खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 10:50 पर विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उनको सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में विधानसभा सत्र को लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो गया। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणीय राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नए आयाम स्थापित किए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर अपना ध्यान अक्षित करना चाहूंगा। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। राज्य के 1196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडरशिप श्रेणी में सम्मिलित है। स्टार्टअप को इंक्यूबेटर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से यू हब नाम से आईटी पार्क देहरादून में इंक्यूबेटर की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य में 73,000 वर्ग फीट का इंक्यूबेटर क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। खुरपिया फॉर्म किच्छा ने 1002 एकड़ भूमि पर भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर आईएमसी स्वीकृत किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य में विनिर्माण उद्यमों में पूंजी निवेश के प्रोत्साहन से साथ ही राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर और अधिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। सूक्ष्म एवं लघु स्तर के उद्यमियों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु स्थान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन तथा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा प्रमुख रूप से पलायन के कारण खाली हुए गांवों को गोद लेकर विकसित करने का संकल्प लिया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र में यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यपाल के द्वारा सबसे पहले अभिभाषण दिया गया, जहां पर गवर्नर की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि उपलब्धियां जो है धामी सरकार के रहते उत्तराखंड को मिली है, चाहे वो यूसीसी का निर्णय हो या फिर अलग अलग विकास को गति देने के प्रोजेक्ट्स हो। तो यहां पर लेकिन विपक्ष जो है पूरे तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आया और कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लेकर तैयार है। तो इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा सत्र को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अंदाजा लगाया गया और क्या सत्र निकला? जी बिल्कुल, देखिए आज
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही उत्तराखंड का जो बजट सत्र है वो शुरू हो चुका है और ये बजट सत्र पूरे 6 से 7 दिन चलने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये बजट सत्र चलेगा। और आज अभिभाषण के दौरान जो सरकार की उपलब्धियां हैं उत्तराखंड सरकार की, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल ने गिनवाई है और तमाम तरह की जो उपलब्धियां हैं वो बताई, क्योंकि कई उपलब्धियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में जुड़ी हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या फिर नकल विरोधी कानून को लेकर हो। तमाम इस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की हैं। और इसी के साथ विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं हंगामा काटता हुआ नजर आया, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या फिर बेरोजगारी को लेकर हो या तमाम इस तरह के जो मुद्दे उत्तराखंड के अंदर है, भू कानून का मुद्दा है, इसके साथ ही स्मार्ट मीटर का मुद्दा कहीं ना कहीं ज्यादा चलता हुआ नजर आया। इसको लेकर भी विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है। और मैं देखेंगे कि अभी देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरता हुआ नजर आया, क्योंकि अभी 6 दिन बाकी हैं और 6 दिन के अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा सत्र रहेगा वो हंगामेदार रहेगा। यहाँ पर धनराज एक और सवाल उठता है। नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए, यशपाल आर्य ने साफ तौर पर कहा है कि जनहित के मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन एक तरफ उपलब्धियां जब सरकार गिनाती है तो क्या दर्शाता है कि काम कितना हुआ है, विपक्ष अपने मुद्दों पर कितना खरा उतरा है। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं, भू कानून हो गया, स्मार्ट मीटर हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, आपदा हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी मुद्दे जो है उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। तो क्या लगता है कि हर एक पहलू पर हर एक मुद्दा जो है वो ढूंढा गया है सटीक तरीके से विपक्ष ने? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढने की कोशिश करता है और लगातार आप देख रहे होंगे कि तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो भू कानून को लेकर हो या फिर अन्य तरह के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं विपक्ष से उठाता हुआ नजर आ रहा है। और इससे लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें भी विपक्ष इसी तरीके से सदन से लेकर सड़कों तक भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और आप देखिएगा कि आज भी जिस तरीके से देखा गया कि जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं सड़कों पर भी प्रदर्शन किया गया है और सदन के अंदर भी विपक्ष हंगामा काटता हुआ नजर आया। तो इससे लगता है कि आने वाला जो सत्र होगा वो बड़ा ही हंगामेदार रह सकता है। धनराज, यहाँ पर कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई थी, अब सदन की कार्रवाई कब शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो सदन की कार्रवाई है वो अभी 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन अभी कुछ ही समय बाद ये सदन की कार्रवाई दोबारा से चालू होगी। लेकिन अब आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है तो देखिएगा कि उस पर चर्चा की जानी है और जो चर्चा है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हंगामे भी काट रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो सत्र की अवधि रखी गई है वो बहुत कम है और इसमें चर्चा होनी मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष के जो पर्सन है वो भी 521 पर्सन कहीं ना कहीं सदन में लगे हैं। उनका जवाब देना सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं तभी भारी पड़ सकता है। धनराज ये बात सामने आ रही है कि जो विपक्ष है वो हंगामा इसलिए कर रहा है, दबाव इसलिए बना रहा है ताकि सरकार जो है सत्र की अवधि बढ़ा दे। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की मांग है कि जो सत्र की अवधि है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि 10 दिन की कम से कम उसको किया जाए और इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामे काटता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखने वाली बात होगी क्या जो सत्ता पक्ष है या फिर कहा जाए कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, क्या इस सत्र की अवधि को बढ़ाती हैं या फिर ये सत्र की अवधि इतनी रहती है, क्योंकि बजट इसमें पेश होना है और 20 फरवरी को सरकार अपना बजट भी पेश करेगी और लगभग 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो उत्तराखंड के लिए रखा गया है, उसको कहीं ना कहीं सरकार पेश करती हुई नजर आएगी। धनराज, सवाल ये भी है कि अगर बजट पेश होता है 1 लाख करोड़ जनता के उपयोग के लिए सरकार करेगी, यहाँ पर सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों को समझना कितना जरूरी है कि सत्र चलने दिया जाए ताकि जनता के लिए जो चीजें की जा रही हैं, जनता जिन उम्मीदों को लगाकर बैठी है वो उन तक पहुंचे तो सही। जी बिल्कुल, देखिए जनता की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं सरकार से लगी रहती है कि सरकार जो बजट लाएगी वो कहीं ना कहीं उनके अनुरूप होगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं आम जनता को मिलेगा, चाहे वो विकास के रूप में हो या फिर अन्य तरीके से हो। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जनता की निगाहें कहीं ना कहीं सरकार पर जरूर टिकी होती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा काटा जाता है, तमाम जो बजट पेश किया जाता है उसको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से लगाना है, उसको लेकर विपक्ष हंगामा जरूर काटता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो बजट सरकार की तरफ से लाया जाएगा उसको किस तरीके से उपयोग में सरकार लाने का काम करेगी, क्योंकि आप देखिएगा कि लगातार जो बजट को लेकर कहा जा रहा है कि जो 1 लाख करोड़ का बजट
बजट आएगा वो कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप होगा, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि जो बजट आएगा वो कहीं ना कहीं ज्ञान पर आधारित होगा। ज्ञान का मतलब यानी कि गरीब, युवा और अन्नदाता और इसके साथ ही नारी, इन पर आधारित होगा और इसी के साथ ये बजट पेश किया जाएगा। धनराज, यहाँ विधेयक को लेकर अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से 2 विधेयक और 3 अध्यादेश भी पटल पर रखे जाएंगे। उनको लेकर क्या कुछ कहना है? विपक्ष क्या कुछ कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो अध्यादेश पटल पर रखे जाने हैं, अब अध्यादेश रखे जाने के बाद देखना होगा कि विपक्ष के किस तरह का रुख रहता है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा जरूर करता है और लगातार हम देखते हैं कि जो हंगामा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से विपक्ष इस जो अध्यादेश लाया जाएगा उस पर किस तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आएगा। बहुत धन्यवाद धनराज, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर विधानसभा के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो शुरुआत हो चुकी है और विपक्ष की भी अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से तैयार है कि किस तरीके से घेराव सरकार का कर रहा है और वहीं पर जवाब जो है देती हुई सरकार सत्ता पक्ष भी नजर आई है। आगे बढ़ेंगे जहां विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। बता दें कि इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं। सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि विधानसभा की कार्रवाई भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने और प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने विधानसभा गैरसैंण में ना करने को लेकर और इस पर तंज जो है कसते हुए नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने कहा, प्रदेश सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाह रही थी और नहीं चलाना चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दिन होता है और आगामी 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलना है। ऐसे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलाएगी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। और आय विभाग का जो सामान्य बजट है वो प्रस्तुत होना है और विभागवार चर्चा भी होनी है। समय 4 दिन का और सामान्य बजट महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी पर्याप्त समय पक्ष विपक्ष को दिया जाना चाहिए और उसी तरह जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें भी पर्याप्त निर्धारित किए गए हैं। विभागवार चर्चा होती है, विभागवार चर्चा में भी काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। माननीय विधायक उसमें अपना पक्ष रखना चाहते हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन को सत्रावधि को बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से पिछले हमारे अनुभव हैं, जो आपने भी देखा है कि सत्रावधि को निरंतर कम किया जा रहा है। मात्र बजट पारित करना ही सरकार का उद्देश्य है। आज कई मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं और जनता की निगाहें इस सदन में की ओर देखती हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई हैं, सशक्त भू कानून को लेकर जन सैलाब सड़कों पर उतरने को बाध्य है, जिस तरह से प्रीपेड मीटर जबरन आम आदमी पर ये थोपा जा रहा है, स्मार्ट मीटर, किसानों की दशा बदतर हो चुकी है। उनके धान की खरीद का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, गन्ना मूल्य का घोषणा नहीं हो पाई है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है। आज तक वहाँ बुनियादी ज़रूरतें, सुविधाएं, विकास
और इस विस्थापन के काम नहीं हुए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत चर्चा हो। देखिए, शुरुआत है बचत भी होगी, लेकिन सबसे पहले जो हमारा एजेंडा है, सरकार का एजेंडा, उसके मायने क्या है और विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब देने के लिए सरकार कतरा रही है। तो आज देखते हैं अभी बजट में, आज तो वहाँ वही राज्यपाल का संबोधन है, अभिभाषण है, जो सरकार का दस्तावेज होता है। माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज। आज देखते हैं कि क्या रोड मैप है, क्या रूपरेखा है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि अगला सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, 10 दिन का सत्र हम चलाएंगे। लेकिन देखिए, 18, 19, 20, 21 4 दिन और 24 तारीख सोमवार अब नया अगर शुरुआत होती है, क्योंकि सोमवार का दिन है, 24 तारीख है, 2 दिन पहले शनिवार इतवार है, और अगर सोमवार का दिन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का दिन है, क्या सरकार उस दिन सदन को चलाएगी? ये प्रश्न हम सबके सामने है। धारचूला विधायक हरीश धामी ने सत्र अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरीश धामी का कहना है कि जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय रहेगी। इसीलिए समय अवधि को बढ़ाना चाहिए और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सत्र की अवधि को बढ़ाकर सभी विषयों पर पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा कहना है कि विधायकों का एक ही अधिकार है विधानसभा में अपने मामले रखने, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ा, अगर उसका जो कार्य है अगर वो कम किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ जनता के हितों के मामले भी विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा सीधे तौर पर कहना है, पहले सरकार कम से कम दिन का विधानसभा सत्र आयोजन करे, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विधानसभा में उठ सके, और जो एक विपक्ष की भूमिका है उसको हम वही भाजपा के लेसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने विधानसभा सत्र के बहिष्कार की बात कही है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम पर अगर चर्चा नहीं होती तो वे अभी भी सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। दिलीप रावत ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण अवमानना करना उचित नहीं होगा, इसलिए वे राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल होंगे। लेसडॉल विधायक का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वन अधिनियम एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए इस पर 2-3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर समय मिलता है तो वे निश्चित तौर पर सत्र में शामिल होंगे, अन्यथा सत्र का बहिष्कार करेंगे। अगर चर्चा के लिए, देखिए, मेरा अभी भी है, मेरा बहिष्कार नहीं है। पहली बात तो ये, मैं जाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे अनुकूल जहाँ चर्चा न हो वहाँ मैं जाना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, माननीय संसदीय मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि 3 या 4 घंटे की बहस इस पर कराई जाएगी। तो अभी राज्यपाल का अभिभाषण है, उसके बाद विधानमंडल का बैठक है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में एक सम्मान होता है, उसमें तो हम जाएंगे। लेकिन जब सदन होगा, अगर वैसे मुझे माननीय संसदीय मंत्री ने भी और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे चर्चा की जाएगी। तो मुझे अगर चर्चा के लिए सहमति होगी तो निश्चित रूप से सदन में जाऊंगा। तो अभी जाएंगे, अंदर बैठेंगे? नहीं, अभी तो अभिभाषण है, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण तो एक सम्मानजनक बात होती है, और उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। लेकिन मैं विधानसभा का बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं विधानसभा में जाने में असमर्थ हूँ अगर वन अधिनियम का में चर्चा नहीं होगी। देखिए, मेरा अभी कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी हाल ही में एक विवाद के चलते अपनी गिरफ्तारी का सवाल सदन में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक विधायक को बिना स्पीकर की जानकारी के बेलबल ऑफिस में किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। निर्दलीय विधायक ने ये कहा कि वे इस मुद्दे को सदन में जरूर उठाएंगे और सरकार से इसका जवाब तलब करेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो गिरफ्तारी की बेलेबल ऑफेंसेस में, वो किस आधार पे की, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। आप ने बेलेबल ऑफेंसेस में किस आधार पर एक विधायक को गिरफ्तार किया? मैं
सदन में इस बात को पूछूंगा कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की। एआरटीओ प्रवर्तन दल के द्वारा विकासनगर में समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता रहता है। इसी क्रम में हरवटपुर क्षेत्र में एआरटीओ द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान एआरटीओ द्वारा कई वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान एआरटीओ द्वारा 2 ई-रिक्शा को सीज भी किया गया। ये कार्रवाई सभी वाहनों के विरुद्ध की गई। एक रूटीन चेकिंग है और रूटीन चेकिंग में हम जैसे सभी प्रकार के वाहनों को चेक करते रहते हैं, लेकिन अभी मैंने देखा कि इस रूट पर विकासनगर और हरवटपुर के बीच में ये जो ई-रिक्शा है ये बहुत अधिक मात्रा में और इनके 2 ई-रिक्शा को बंद किया है और अभी 10 के चलान किए हैं। और उसके अलावा जो ये मैक्सी कैब होते हैं उनमें भी ओवरलोडिंग की शिकायत है। और लगभग सर कितने के चालान कटे हैं? अभी तो 16 गाड़ी के चालान कटे हैं। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष स्मार्ट मीटर मामले में हंगामा काटे हुए हैं, जबकि दोनों दलों को वास्तविक स्थिति यानी लाइन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एवं AT&C हानियों का दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। दोनों दल सिर्फ गाल बजाई का काम कर रहे हैं। इस लाइन लॉस के चलते विद्युत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर अच्छी गुणवत्ता व विश्वसनीय कंपनी के मीटर हो तो इसमें मोर्चा को कोई आपत्ति नहीं है। हालात ये है कि रुड़की शहरी एवं ग्रामीण विद्युत वितरण खंडों में यहाँ पर 43% लाइन लॉस चला गया है तथा इसी प्रकार रुद्रपुर में 37% एवं बागेश्वर में 32% एवं लक्सर 35.25% तक बिजली लाइन लॉस में जा रही है। प्रदेश में जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर के हंगामा बरपा रखा है, हमारा इसमें कहना चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनको कुछ पता किसी को नहीं है, खाली हवा में तीर चलाने का ही काम कर रहे हैं। अरे आप स्मार्ट मीटर का पक्ष भी ले रहे हैं, आप विरोध भी कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले ये कहना है, जो विरोधी हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रदेश में जो हमारी लाइन लॉस की स्थिति क्या है। आज अगर हम लाइन लॉस की बात करें, जो रुड़की का चाहे शहरी डिवीज़न हो चाहे ग्रामीण डिवीज़न हो, 43% से लेकर के और 39%, कहीं पे 39% कहीं पे 43% लाइन लॉस है। इसी तरह से रुद्रपुर में 37% है, बागेश्वर में भी 32% है, लक्सर में 35% और कई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन्स हैं जहाँ से 25 से लेकर के 30-32% तक लाइन लॉस है। ऐसे में जो हमारा 1,500 से लेकर के 1,500 करोड़ से लेकर के 2,000 करोड़ रुपए की जो बिजली जाया हो रही है, लाइन लॉस में जा रही है, राजस्व को हानि हो रही है, तो स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर अच्छी गुणवत्ता के स्मार्ट मीटर लगते हैं, अच्छी क्वालिटी हो और विश्वसनीय कंपनी हो, तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए? किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में इस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही है और 24 तारीख को चुनाव होना है। इसको लेकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं और कुछ लोगों के लिस्ट में नाम फर्जी तरीके से जोड़े जाने का भी आरोप लग रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के कई नेता किसान सेवा सहकारी लिमिटेड के कार्यालय में एकत्रित हुए और इस नामांकन प्रक्रिया में जोड़े गए गलत नाम का विरोध किया। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शमी प्रकाश ने कहा कि इस समय भाजपा की तानाशाही चल रही है और भाजपा ही पूरी गुंडागर्दी पर उतर हुए आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा गलत तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। शमी प्रकाश ने कहा कि इस तरह की तानाशाही कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और पुरजोर विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे हुए लोग जो है तानाशाही रवैये से इस लोकतंत्र की प्रणाली को चलाना चाह रहे हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने एक तांडव करा, विकासनगर हो चाहे हरवटपुर हो, लोगों के नामांकनों को रद्द किया गया और ऐसे बातें बताकर किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसे पूरा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के 1,000 रुपये उनके खाते में बैक डेट में दिखा दिए गए और कांग्रेस के जो मजबूत प्रत्याशी थे उनके नामांकनों को रद्द किया गया।
उसी के तहत कल ये सारे विवाद हुए। ये चुनाव किसको लेके हो रहे हैं? चलिए बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।